हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर एमसीक्यूज और 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जो है वो ये सीख रहे हैं कि आखिरकार क्वेश्चन को एनालाइज और उसको करने की कोशिश किस तरीके से किया जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर पाएं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप यही नहीं जान पाइएगा कि भाई आखिरकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, तो फिर आप आंसर लिखने में असमर्थ रहेंगे। असमर्थ का हिंदी आप समझ रहे होंगे। असमर्थ मतलब समझ रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से चीजों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइजिंग जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं भाई। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। अब प्लानिंग में हमने देखा कि किस तरीके से चीजों को प्लान किया जाता है, वहां पर स्टेप्स को देखना है भाई। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। एक्चुअल में जो अगर काम स्टार्ट होता है, कोई एक्शन इनिशिएट होता है, एक्शन इनिशिएट होता है, निकलो निकल, जो प्लानिंग इनिशिएट होता है या एक्शन में जो तब्दील होता है, वो एक तरीके से कहां से होता है भाई? ऑर्गेनाइजिंग से होता है, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर समझो, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर वो समझो। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, सबसे पहले क्या? विच कॉन्सेप्ट हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट एंड हिज एक्टिविटी वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। इसका मतलब क्या है? देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि एक मैनेजर है वो अपनी एरिया ऑफ ऑपरेशन को क्या करे? एरिया ऑफ ऑपरेशन को क्या करे भाई? एरिया ऑफ ऑपरेशन को एक्सटेंड करे। और किस काबिलियत पर करे? एज विदाउट इट हिज एक्टिविटी वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। मतलब क्या वो सिर्फ कर सकता है, उसका दायरा हमेशा बड़ा होना चाहिए, कि जितने लोग हैं उनको भी काम एक तरीके से दिया जाए ताकि वो चीजों को साथ में लेकर चल सकें। तो इसका मतलब क्या? डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, फॉर्मल है, या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है? फॉर्मल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्यों भाई? यहां पर क्या बात किया गया कि अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन एक मैनेजर को बढ़ाना है, इसका मतलब उसको वर्क को बांटना पड़ेगा। मतलब वर्क को क्या करना पड़ेगा भाई? डेलीगेट करना पड़ेगा। डेलीगेट इन द सिंपल मतलब क्या है भाई? डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब टू बांटना काम को, to give the work to other subordinate so that they can also work efficiently and effectively। तो इसको हम लोग डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई। डेलीगेशन के कौन? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 एलिमेंट होता है जिसको एक तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर बात ही नहीं किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में भी नहीं, तो हमारा डेलीगेशन राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर देखो, दूसरा क्वेश्चन, द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन विच द जॉब्स आर एलोकेटेड। क्या बोला गया? द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन विच द जॉब्स आर एलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। क्या बोला गया? ऑर्गेनाइजिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं भाई, उसमें से कौन सा स्टेप है जो एलोकेट करता है मेंबर को अपनी अपनी डिपार्टमेंट? एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क नहीं, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी नहीं, असाइनिंग द ड्यूटीज। यहां पर क्या बोला गया? जॉब्स आर एलोकेटेड, तो यहां पर डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा? जब दे रहे हैं तो असाइन कर रहे हैं ना ड्यूटी, कि भाई उस डिपार्टमेंट में वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा आगे क्या करेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्किल और कॉम्पिटेंसी के अनुसार ना। हाँ बताइए, क्यों नहीं होगा? आप अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं बांट रहे हो ना भाई। अगर आप यहाँ पर बांट रहे हो तो अगर मैनेजर है वो अपने कंपनी के पूरे फंक्शन को अलग एचआर डिपार्टमेंट बना रहा है, अपना मान लो कि एडवर्टाइजिंग टीम का डिपार्टमेंट बना रहा है या फाइनेंस टीम का डिपार्टमेंट बना रहा है, तब उसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या कि द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन विच जॉब्स आर एलोकेटेड। जहां जॉब्स, यहाँ डिपार्टमेंट एलोकेट है, यहाँ पर जॉब को एलोकेट किया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि समझ के चलना है, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है।
क्लियर हो गया। अब आगे देखो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अ मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। मतलब क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ क्या बोला, दो तरीके का होता है, एक फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर क्या होता है, डिवीजन होता है कंपनी का, स्ट्रक्चरल डिवीजन हमने पढ़ा है ना। एक फंक्शन के आधार पर डिवीजन होता है भाई कंपनी के मैनेजमेंट का, और एक होता है किसके आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर। जो प्रोडक्ट के आधार पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजनल, के अलग अलग डिवीजन में उसको बांटा गया। जो फंक्शन के आधार पर होता है उसको हम लोग फंक्शनल। तो याद रखना, दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो हमेशा फंक्शन के आधार पर एक तरीके से जो चलता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, जैसे मान लो कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, 20-25 प्रोडक्ट का एक लिस्ट है, इसका मतलब वो किसके आधार पर अपनी कंपनी को बांटने की कोशिश करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिविजनल स्ट्रक्चर पर बांटने की कोशिश करेगा। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, Which of the following is not an advantage of formal organization? दो ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद यहाँ तुरंत खटकना चाहिए हमारे दिमाग में, क्या, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर तरीके से सैलरी मिलता है, प्रॉपर तरीके से उनका पीएफ वगैरह करता है, उनको एक पेड सैलरी मिलता है। लेकिन इनफॉर्मल में वो सब नहीं रहता, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी की कमी रहती, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपको काम का सिक्योरिटी नहीं रहता, आपको वेतन का सिक्योरिटी नहीं रहता, आपको कभी भी कंपनी से निकाल दिया जा सकता है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, जो एडवांटेज नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज बताना। यहाँ पर सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर क्या आ गया, नॉट द एडवांटेज, तो इसको हटा दो भाई। द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, इसमें से कौन सा है जो डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज कौन सा है पहले देखते हैं। इट एस्टैब्लिश द चेन ऑफ कमांड, ये नहीं होगा, डिसएडवांटेज नहीं है। देयर इज नो एम्बिग्युइटी इन द रोल ऑफ ईच मेंबर, कि सारे मेंबर का रोल इसमें नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। इट लीड्स टू द प्रोसीजर ऑफ डिले एज टू एस्टैब्लिश, हाँ है ना, ये वाला क्यों है भाई, क्योंकि इट लीड्स टू द प्रोसीजर डिले, यहाँ पर डिले हो जाता है कभी कभी काम, जैसे कागज पत्र मैनेजर ने बोला, पहले मैनेजर से पूछो, फिर उसके नीचे डिपार्टमेंट से पूछो, फिर आगे आ जाओ। तो देखो जैसे कि आप रेलवे डिपार्टमेंट में कोई चीज होता है या नौकरी का देने का प्रोसेस, सरकारी नौकरी मिलने में कितना देर लगता है सोचो। अगर एक बंदे ने जनवरी में सरकारी नौकरी निकाला है तो वो निकालते 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 कम से कम उसको 6-7 महीने 1 साल का टाइम पीरियड लगता है, तब उसे ज्वाइनिंग मिलता है। लेकिन इनफॉर्मल में आप जाओ तुरंत वहीं पर मिल गया, खत्म करने। जैसे मान लो दुकान में गए कि भाई यार मेरे को काम चाहिए, बोला कि हाँ ठीक है काम है ले ले, ठीक है बर्तन मांजने का मांज ले, तो वो एक तरीके से रख लेगा। या फिर मान लो कि एक तरीके से बोले झाड़ू पोछा का काम है, या बोल लो यार कि सर अभी मेरे को टाइम एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब करना है, उसके लिए रख लो, तो वो तुरंत अगर कोई ऐसा कोई कर रहा है तो क्या है, इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल में क्या होता है, प्रोसीजर की वजह से काम का डिले होता है, जिसके वजह से ये एक तरीके का क्या है, डिसएडवांटेज है, वो एडवांटेज नहीं है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो भाई, थोड़ा सा ये फिगर देखना, ये फिगर ध्यान से देखना है आप लोगों को। फिगर में क्या बोला गया, आई स्टार्ट माई डे, पहले ये पढ़ना है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द पिक्चर बिलो। ठीक है, कौन सा जो है वो कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया है यहाँ पर पिक्चर बिलो के। तो यहाँ पर देखने को मिलता है क्या है भाई, देखो क्या बोला गया, आई स्टार्ट माई डे बाई मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग आई नीड, कि हमने क्या करा, डे को स्टार्ट करा कि क्या क्या चीज एक तरीके से हमें क्या था, हाँ कर सकते हैं, एवरीथिंग आई नीड टू डू एंड हु आई कैन गेट टू डू इट फॉर मी। इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से प्लान को चला रहे हैं, मतलब हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम टू डू लिस्ट तैयार कर रहे हैं। मतलब सोचो सुबह सुबह उठे तुम और एक तरीके से एनालाइज कर रहे हो कि आखिरकार मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि आप प्लानिंग को रेगुलेट करके चलना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या करना चाह रहे हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड, क्या कर रहे हो, क्यों, हम सोच रहे किसको अवॉइड करना, हाँ, हु आई कैन गेट टू डू फॉर मी, कि ये जो काम है वो कौन करेगा। हम तो यही तो काम कर रहे हैं, यही प्लान कर रहे हैं ना, प्लान तो हम यही कर रहे हैं कि भाई आखिरकार ये काम है वो आखिरकार करेगा कौन, किस तरीके से कौन करके आगे चलेगा। इसका मतलब क्या है, डेलीगेशन इज द राइट आंसर। डेलीगेशन की प्लानिंग प्लान, हाँ ये यही बात है ना, यहाँ लास्ट में क्या वर्ड लिखा हुआ है, प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं, हु आई कैन
गेट टू डू इट फॉर मी। अगर सिर्फ हम यहाँ प्लान तैयार कर रहे होते हैं, क्या मान लो कि सिर्फ हम एक खाका तैयार कर रहे हैं, फ्रेमवर्क कि आखिरकार हम ये काम किस तरीके से करेंगे, तो हमारा क्या होता, प्लानिंग होता। लेकिन ये आंसर प्लानिंग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया भैया? अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेटफ्लिक्स हैज अडॉप्टेड अ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर। नेटफ्लिक्स ने क्या अडॉप्ट करा भाई? फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर। gives the employees the power to make the decision in the best interest of the company। यहाँ पर दो चीज बात किया गया कि भाई ये एक्शन स्टार्ट किया है तो ये क्या अडॉप्ट करना चाह रहा है? फ्रीडम को अडॉप्ट करना चाह रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करना चाह रहा है। किस चीज को भाई? फ्रीडम को और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि भाई शानदार तरीके से वहां पर लोग काम करेंगे और जिनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको हमने काम दे रखा है, वो सही तरीके से काम करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गिव्स द एम्प्लॉयज द पावर टू मेक द डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब मान लो किसी को तुम फ्रीडम दे रहे हो तो दो तरीके से इस्तेमाल करेगा। एक बोलेगा यार फ्रीडम दिया है, जैसे तैसे उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। एक है कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, जो आगे बढ़ना चाह रहा है एम्प्लॉयज, वो बोलेगा यार मैंने ना, मेरे को कोई डिसीजन लेने बोला गया है तो मैं सही तरीके से काम करूंगा ताकि मैं मैनेजर के एक तरीके से आंख में आ पाऊं और वो एक तरीके से हमें प्रमोशन दिलाने में मदद करे। तो ये चीज था। दिस अप्रोच हैज हेल्प्ड नेटफ्लिक्स टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो इसका मतलब यहां पर क्या बोला गया, क्या किया? ये सारे एम्प्लॉय को कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो पूछ के लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? सबसे डिस्कस करके लिया जा रहा है कि नहीं? सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को के बारे में पता है भाई। तो यहाँ बोला आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग का? तो डेलीगेशन तो नहीं होगा। डेलीगेशन क्योंकि यहाँ कोई अथॉरिटी के बारे में नहीं बात किया गया कि उसको काम बांट रहा है। यहाँ बोला कि हम फ्रीडम दिए हैं और क्या दिए हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं। तो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का सिंपल सा मतलब है कि वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है? डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब वही होता है ना, जब हम फ्रीडम दे रहे हैं और जितने भी एम्प्लॉयज है सबसे पूछकर कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया भाई? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, जहां पर जो हम बोल रहे हैं वही सब पर एक तरीके से लागू हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं होगा यहाँ पर और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये दोनों तो वैसे भी कट गया, आपका इसी दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन इसमें से आपका सटीक आंसर क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द राइट टू टेक अ डिसीजन inherits in a manager position to tell the people what to do and expect them to do। इसका मतलब क्या है? हम ये बोल रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं पोजीशन से कि what to do, क्या करना है और क्या वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे ताकि वो काम करके मेरे को दे। मतलब विच एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, यहां पर क्या बोला जा रहा है? इट रेफर्स टू द राइट टू टेक अ डिसीजन। हम उनको डिसीजन लेने का अधिकार दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं। क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा। तो यहां पर देखो दो चीज आया कि व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू। इसका मतलब क्या है? हम उसको एक तरीके से क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी दे रहे हैं कि हम तुमसे क्या चाह रहे हैं। क्यों अकाउंटेबिलिटी? अगर वो एक्सपेक्ट तो हम उससे अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। नहीं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब वो काम करके मेरे को देगा, वो है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये हम ये बोल रहे हैं, उसको अथॉरिटी दी है कि भाई ऐसा करो कि तुम जो है वो मेरे को ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो एक तरीके से केस बेस्ड स्टडी है, उसको तुम करके एक रिपोर्ट तैयार करो और मैं तुमसे ऐसे ऐसे चीजों के बारे में जो है वो जानने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैंने तुम्हें अथॉरिटी दिया कि तुम अपने हिसाब से अपनी चीजों को एनालाइज कर सकते हो और वो रिपोर्ट, जब वो रिपोर्ट देगा तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं किया गया, सिर्फ ये बात किया है जब उसको अथॉरिटी दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सब बारीकियां हैं जो समझ के चलना है हमें, ऐसा नहीं होगा फिर ऐसे ना कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो दो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो अगर आ गया तो आ गया। एवरीथिंग विच गोस इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल। ठीक है, इज डैश एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट्स। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई बताओ? एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस। इंक्रीज द इंपॉर्टेंस कौन करेगा? इंक्रीज द इंपॉर्टेंस कौन करेगा? अगर कोई बिजनेस में इंप्लॉइज की इंपॉर्टेंस बढ़ानी है तो क्या करके चलना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइजेशन।
सबसे पूछ कर चलेंगे तो कंपनी का इंपॉर्टेंस अपने आप में ही बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ है, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे कट गया, ठीक है। एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट्स क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन। सिंपल सी बात है, यहां पर दो चीज इंक्रीज हो रहा है कब भाई, कंपनी की एफिशिएंसी जब डिसेंट्रलाइज कर रहा है, और एक तरीके से डिक्रीज कब हो रहा है, जब सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसको धैर्य देख के समझना है भाई। हम अब बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ डेलीगेशन होगा, सोचो तो दिमाग लगाओ, डेलीगेशन यहाँ या यहाँ कहीं भी होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, डेलीगेशन से कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। वो एक तरीके से काम को बांटने का काम है कि किस तरीके से हम अपनी कोई काम को उसको डेलीगेट कर रहे हैं, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होता है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या, यार हमने तुम्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लेकिन दूसरा आदमी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सेंट्रलाइज, कि हमको जिसे लग रहा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखना 9th नंबर, ठीक है। डैश इज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। क्या, डैश इज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। किसके, मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क दोनों। मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क मतलब इसके किसके बारे में बात किया जा रहा है, कि वो कंपनी को कैसे फंक्शन करना है, ठीक है, या फंक्शन में लाना है। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सिंपल सी बात। यहां पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा ही नहीं, मैनेजमेंट कितना लंबा तक चलना है वो सब तो टाइम पीरियड के बारे में बात किया नहीं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में भी बात नहीं किया गया। यहाँ पर डायरेक्ट बोला कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बताइए कि कौन से फ्रेमवर्क में कोई कंपनी काम करता है विच मैनेज, या फिर जहां मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होता है। मैनेजरियल और ये मतलब फंक्शन, कि कंपनी कैसे फंक्शन कर रहा है, और कंपनी कैसे फंक्शन करेगा भाई, कौन सा डिवीजन में होगा, कौन सा बताओ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग यहां मार सकते थे क्या, ऑर्गेनाइजिंग इज अ फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजिंग कभी एक फ्रेमवर्क नहीं, इज अ फंक्शन है, ठीक है। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, लेकिन वो अलग तरीके का सेपरेट कोई चीज है नहीं, ठीक है, जो कि यहां पर देखा जा सकता है। क्लियर हो गया। अगर आगे चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। अब ट्रू है तो पहला देखो भाई, पहला ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। अब ट्रू नहीं है तो वो क्यों है, बताओ। पहला वाला ट्रू है। डेलीगेशन लेसन्स द बर्डन ऑफ मैनेजर वेयरएज द डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। हाँ सही है, क्योंकि भाई जब डेलीगेट कर रहे हैं हम, एक डेलीगेट मतलब क्या, मैनेजर क्या कर रहा है, उसके पास 4 प्रोजेक्ट आया, अब 4 प्रोजेक्ट वो खुद ही ना करके अलग अलग लोगों को क्या कर दिया, बांट दिया, अथॉरिटी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, और अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये वाला पार्ट सही। वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इंक्रीज द रोल ऑफ, हाँ, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में सबको जोड़कर चलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ऑर्डिनेट के साथ मतलब जो मैनेजर है उसके साथ साथ सब ऑर्डिनेट भी साथ में मिलकर काम करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन इज लेस बर्डन टू ऑफ द मैनेजर वेयरएज डेलीगेशन नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। आगे देखो 12th क्वेश्चन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला गया, डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। क्या बोला गया, डिसेंट्रलाइजेशन क्या सिर्फ ट्रांसफर है अथॉरिटी का टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नहीं बोल रहा है। अच्छी बात बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपने इंप्लॉइज को हम ये अथॉरिटी दे रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं कि भाई अब तुम भी हमारे एक पार्ट हो, मतलब सारा काम हम ही नहीं करेंगे, तुम साथ में करेंगे मिलकर। तो एक तो मेन फंडा तो वही है ना, जो समझ के चलना है। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन द मैनर इन विच द डिसीजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवाइडेड अमंग द हायरार्किकल। सही बात है। तो इसका क्या होगा कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट। देखो यहाँ रीजन भी है ना, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से काम होगा भाई, हायरार्किकल कौन पहले करेगा फिर कौन करेगा, किस तरीके से क्या होगा, वो सब सारी चीजें पता है पहले से। तो इसका मतलब सिंपल सा आंसर क्या होगा इसमें, बहुत गलती करते हो क्या तुम लोग इसमें। देखो ये वाला कौन सा है भाई, बताओ।
इनफॉर्मल है। क्यों? एक इधर कोई क्या खेल रहा है खिलौना से, एक इधर बतिया रहा है, एक इधर अपने मजे से कर रहा है, और ये अपना ही फैशनगिरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पर 13 का बी। ठीक है, फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या रहता? अगर सिर्फ बढ़िया से मजे से बैठा रहता तो एक तरीके से, तो क्या होता? वो फॉर्मल होता। अब देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा देखना। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने क्या बताया भाई? डाउनवर्ड स्टार्टिंग। अच्छा फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू, अच्छा ठीक है, ये वाला उल्टा है ना यहाँ पर। देखो क्या बोला गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी मैंने क्या बोला कि इसका ओरिजिन क्या होता है भाई? अथॉरिटी का अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन, जो ऊपर मैनेजर को वही बात बोलेगा। इसको डेलीगेट किया जा सकता है अथॉरिटी को, और ये डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू, ठीक है, सुपीरियर ने अथॉरिटी दे दिया, क्लियर। लेकिन अब यहां पर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड, ये कोई अथॉरिटी दिया। अगर दूसरे एंगल से देखो, ये कोई अथॉरिटी दिया भाई, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, तो ये अपवर्ड फ्लो फ्रॉम, अगर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट बोलेंगे तो डाउनवर्ड फ्लो होगा कि नहीं होगा? कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल, हम बोलेंगे भाई तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? डाउनवर्ड। लेकिन यहां पर क्या होगा? कैन नॉट बी इंटायरली, क्या हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्योंकि आफ्टर ऑल जवाब जो ऊपर देना है वो किसको देना है? मैनेजर को ही तो देना है। ठीक है, यहां पर देखो अपवर्ड फ्लो, ये तो हमेशा अपवर्ड ही फ्लो होगा, अपवर्ड फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना, अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी आता है, इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या बोला गया? कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, और इसको कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेट। अगर डेलीगेट कर रहे हैं, मान लो हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो जनरली इंटायरली डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी रहती है, तो जनरली हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये अपवर्ड भी हो सकता है। अगर इसको हम लोग ऑर्डिनेट के साइड से या मैनेजर के साइड से देखें तो डाउनवर्ड है, अगर सब ऑर्डिनेट के साइड से देखें तो दोनों की जिम्मेदारी है ना। सोचो ना कि भाई एक मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो, और जिसको वो सबऑर्डिनेट को दिया उसकी भी जिम्मेदारी कि वो पूरा करे। तो ये दोनों तरफ है एक तरीके से, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। लेकिन ये अपवर्ड है और ये आपको डाउनवर्ड हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि अकाउंटेबल यही होगा, अगर कोई खराब रिपोर्ट करके देगा तो अगले बार से इसको वो चीज नहीं मिलेगा, मतलब वो अपने काम को लेकर अकाउंटेबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है भाई। ठीक है, यहां पर देखो आगे थोड़ा सा, एक देखो क्या बोला गया, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी एंड अ मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग विद अ स्ट्रांग ग्लोबल प्रेजेंस। मतलब यहाँ पर क्या है भाई, हेवेल्स जानते हो कि लाइट वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह बनाती है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ भी रही है अपने इक्विपमेंट को लेकर। ठीक है, हेवेल्स enjoy इनविएबल मार्केट डोमिनेंस अक्रॉस द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, मतलब जहां केबल एंड वायर्स, मोटर्स, फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस, ठीक है, अब तो एआई स्विचेस वगैरह भी आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे अब टेक्नोलॉजी में होम अप्लायंसेस हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इलेक्ट्रिक जो वाटर हीटर हो गया, ये सब सारे में एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हेवेल्स जो है वो काम करके चल रही है। ठीक है, यहां दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर सब चीज है। लेकिन यहां बोला गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी अडॉप्टेड बाय द हेवेल्स फॉर इस, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेके चलेगा? प्रोडक्ट के बेसिस में उसने डिवाइड करा है ना, केबल, वायर्स, मोटर, फैन। ये नहीं किया, ये कहां बताया, ये पूछा है कि कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए इसको। यहाँ क्वेश्चन देखो ना, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी अडॉप्टेड बाय द हेवेल्स टू द स्मूथ फंक्शनिंग और स्टेट टू एडवांटेज ऑफ अडेप्टिंग। कौन सा है भाई स्ट्रक्चर? वो तो डिविजनल में ही होगा या फिर डिविजनल है, डिविजनल होगा या फिर फंक्शनल होगा? ये डिविजनल है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या चीज बात किया गया, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ फंक्शन के बारे में कहीं बात किया गया, कहीं फंक्शन के बारे में बात किया गया नहीं ना। हमने क्या बोला भाई, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से कोई कंपनी अगर बांटेगा, क्योंकि उसके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है भाई, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे,
ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर बोल के चलेंगे। अगर वो प्रोडक्ट उसके कोई कंपनी के पास बहुत ज्यादा है और अगर उसको डिफरेंशिएट करना है तो आपका रिकमेंडेशन हमेशा होना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ याद रखना है। यहाँ पर अगर एडवांटेज पूछा था भाई, एडवांटेज में क्या है? एडवांटेज में सबसे पहला कि स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, और एक तरीके से कोई भी दूसरा लिख सकते हैं, और दो ही बोला था ना, तो दो ही, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट। जैसे मान लो कि हमने प्रोडक्ट के हिसाब से मान लो कि एयर कंडीशन का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, एयर कंडीशन का, ठीक है, अलग तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया, तो भाई एयर कंडीशन जितने भी आएंगे वो उसका जिम्मेदारी होगा कि वो सही तरीके से, जिसको हमने हेड बनाया है, मान लो कि रीजनल देहरादून का रीजनल हेड ऑफिस में जो एयर कंडीशनर को बेच रहा है उसका एक हेड हमने बनाया, तो इसका मतलब क्या है, वो अलग तरीके से अपने आप को अकाउंटेबल मानकर चलेगा। ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना है। बोला गया परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन बी पेव वे फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ एंटरप्राइज इन अकॉर्डिंग विद अ डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द क्रूशियल रोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोला गया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया, एक स्टेटमेंट दे दिया बस आपको, और ये जनरली 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट क्या बोला है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन पेव द वे फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ एंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद अ डायनेमिक बिजनेस, कि हमें ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके से अपने बिजनेस को करना चाहिए ताकि अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम स्टैटिक इन्वायरमेंट के लिए कभी भी बिजनेस को प्लान नहीं कर सकते यार मेरा बिजनेस ना ऐसे ही चलेगा, ऐसा कभी होता नहीं, चांस ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब ऐसा तुम बोल सकते हो कि हर दिन आज से कुछ हो ना हो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ऐसा कभी प्लान बना ही नहीं सकते, और ये कभी होता भी नहीं है। मान लो तबीयत खराब हो गया, मान लो इन्वायरमेंट आसपास का खराब हो रखा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर घर में मम्मी ने दाल चावल लेने भेज दिया, तो वो सब सारी चीजों से क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, एक जनरल सेंस में बता रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं भाई, हमने देखा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, वो सब खराब होगा तो वो इम्पैक्ट तो बिजनेस में आएगा, तो हमें उसके लिए रेडी रहना। तो ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस that initiates implementation of plan। मैंने क्या बताया कि प्लानिंग को सबसे पहली बार जो एक्शन में बदलने का काम करता है वो करता कौन है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के तहत होता है बाय क्लेरिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशंस एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग द रिसोर्स। तो ये सब सारे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा भाई, क्योंकि हम जो भी बंदे को काम पर रख रहे हैं वो प्रॉपर डिग्री के अनुसार रख रहे हैं, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कुछ काम कर रहे हैं। क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशन, ठीक है, वर्किंग रिलेशन में क्लैरिटी होता है। जैसे मान लो कि अगर हमने कोई एचआर टीम का हेड रखा हुआ तो उसको हम फाइनेंस का काम नहीं करा सकते ना, सिंपल सी बात है कि तुम्हारा काम एचआर का है, तुम लोगों को हायर करो, तुम्हारा फाइनेंस का काम है, तुम अपना उधर देखो, सेल्स टीम है तो तुम सेल्स को देखो, वो सब सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको मैंने दे रखा है। और एक ये वाला कि मैनेजिंग डायरेक्टर किस तरीके से, ये वाला देखो, ड्रॉ डायग्राम, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ डायग्राम डिपिक्टिंग द डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सुटेबिलिटी। तो आप सुटेबिलिटी के हिसाब से वहां पर चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिविजनल बोला है, तो हम किस हिसाब से बांटेंगे भाई, प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट उठा लो तुम, मान लो कि तुम यहाँ पर जूता मोजा वाला कंपनी है, मेडिसिन वाला या कुछ भी, कि भाई कॉस्मेटिक हो गया इधर, गारमेंट इधर हो गया, ठीक है, देख रहे हो सब अलग अलग है, मतलब 5 प्रोडक्ट मान लो कोई कंपनी बना रहा है, ठीक है। अब गारमेंट की अलग होगी, कॉस्मेटिक की अलग होगी, फिर इसका ये फुटवेयर का अलग होगा, इसका अलग होगा, ये सब सारी चीजें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका अलग होगा, मार्केटिंग इसका अलग होगा। इसमें एक ही चीज बताया, वैसे सारे का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट के हिसाब से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। क्यों नहीं होगा, किसमें, क्या बात कर रहे हो, आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या मतलब कलर कोडिंग क्या होना चाहिए उसमें, हाँ बहुत सारी चीजें हैं भाई। उसको देखो एडवांटेज वगैरह मैंने बता रखा है। एक तो ये है भाई, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट शो इन द पिक्चर ए। कौन है पिक्चर ए और पिक्चर बी में है? पिक्चर ए में क्या है भाई बताओ, आप लोग कल बताओगे, और ये बी वाला बताना बहुत सिंपल है। यहाँ देखो क्या बोला गया,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स है, इंजीनियरिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो पिक्चर बी में यहाँ याद रखना क्या बोला कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर लगा, ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या है, स्टाफिंग, स्टाफिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।